नमस्कार। फर्स्ट इंडिया न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि आप दिल से सोचिए, लेकिन जरा सोचिए कि अगर वही दिल सेहतमंद ना हो तो जिंदगी की राह थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन आपको करना कुछ नहीं है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है। इनफैक्ट हम वर्ल्ड हार्ट डे भी इसलिए बनाते हैं ताकि अवेयरनेस फैला सके कि कैसे आप अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ में अपने हार्ट को अच्छा और सुरक्षित रख सकते हैं। और आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राहुल शर्मा है, एडिशनल डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर से। सर बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया पर। इसके साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर अंशुल पटोदिया है, एडिशनल डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। सर शुरुआत से शुरू करेंगे, हार्ट के बारे में हर चीज़ जानेंगे, लेकिन एक सवाल जो कि सबसे पहले मेरे दिमाग में है, क्योंकि कार्डियोलॉजी तो हमने सुना है, लेकिन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या होता है? इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी कार्डियोलॉजी में ही एक फर्दर स्पेशलाइजेशन हम करते हैं, जिसमें स्पेशली हम हार्ट की रिदम के ऊपर स्टडी करते हैं। जैसे जिन लोगों को हार्ट की रिदम का कोई डिसऑर्डर है, हार्ट की रिदम या हार्ट रेट वो तेज या इरेगुलर हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, इसको हम अरिदमिया बोलते हैं। और इस अरिदमिया की स्टडी करना और इसको ट्रीट करना, ये काम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट का होता है। तो इस ब्रांच को बेसिकली इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि ये एक हार्ट के कंडक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रिक सिस्टम की स्टडी से रिलेटेड है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी कहा जाता है। अच्छा डॉक्टर राहुल, आपने कनेक्ट भी किया होगा इस बात को कि पहले जो हम लोग हार्ट अटैक सुनते थे वो 50, 60 या फिर 70 यानी कि बहुत ओल्ड एज में जाकर के सुनते थे, पर अभी जो हार्ट अटैक के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और 30 के एजेस में भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? मुख्य वजह देखिए, अपन एक या दो नहीं बोल सकते, मल्टीपल वजह होती हैं जो हम कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं या नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। तो अगर हम ये मॉडर्न लाइफस्टाइल देखें तो हमने किया तो क्या है कि वेस्ट का जो अपनी जो बुरी आदतें होती हैं, उनकी प्रोसेस्ड फूड इत्यादि खाना, हाई जंक फूड्स खाना जो युवाओं में बढ़ रहा है, वो हमने काफ़ी कुछ अपना लिया है। पर हम एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, हम घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, एक्सरसाइज कम है हमारी। उनका स्ट्रेस हमने जो हमारी होती है मॉडर्न लाइफ में कि हमें टारगेट्स मीट करनी है, हमें डेडलाइंस मीट करनी है, वो सारी हमारे चल रही हैं अंदर, जिसकी वजह से बैड हार्मोन्स निकल के आते हैं और काफ़ी कुछ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब भी रीज़न बड़ा है। तो ये 4-5 जो मोटापा एक बहुत बड़ी चीज़ है। फिर यूथ में अगर अपन देखें स्मोकिंग, ई सिगरेट्स और ये ड्रग्स इत्यादि का यूज़, तो ये 5-6 चीज़ें मिला के जब एक टूटती हैं किसी आदमी पे, इंसान को लगता है कि नहीं हमने 1-2 साल से किया, एक्चुअली वो हो नहीं रहा होता 1-2 साल से, करीब 8-10 साल से जब ये फैक्टर्स कोरिलेट होके इकट्ठे जब जाके परेशान करते हैं, तो एक 30-35 में आजकल के डेट में काफ़ी कॉमन है हार्ट अटैक होना। यानी कि लाइफस्टाइल से आप अपना एक हार्ट पा सकते हैं। मैंने गलत नहीं बोला शुरुआत? बिल्कुल आपने सही बोला वो चीज़ को। अच्छा डॉक्टर अंशुल, क्योंकि अभी आप जानकारी दे रहे थे कि हार्ट बीट को मॉनिटर करते रहना, कार्डियक अरेस्ट जैसे केसेस इस समय बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे हम बॉलीवुड में देखें चाहे आम आदमी में देखें, ये केसेस क्या इनका जो हार्ट बीट जो आप बता रहे थे उनसे कुछ कनेक्शन है? हाँ देखिए, कार्डियक अरेस्ट है वो मुख्यतः 2-3 वजह से होता है, जिसमें सबसे मेन रीज़न तो अगेन हार्ट अटैक ही है। हार्ट अटैक के टाइम बहुत से लोगों को क्या होता है कि जो मैं पहले बता रहा था कि हार्ट की जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाती है, हार्ट की रेट है वो बहुत फास्ट या बहुत स्लो हो जाती है और उनका हार्ट है वो सडनली स्टॉप हो जाता है। उस कंडीशन को हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। ऐसे पेशेंट को तुरंत CPR दे के पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है और कई बार पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच भी नहीं पाता है। तो कार्डियक अरेस्ट का एक सबसे बड़ा रीज़न तो हार्ट अटैक ही है। और यंग लोगों में, जैसे डॉक्टर राहुल ने बताया कि अभी काफ़ी वजहों की स्मोकिंग है, स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल है, वेस्टर्न डाइट है हमारा, उसकी वजह से हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। तो इसलिए कार्डियक अरेस्ट के भी इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। उसके अलावा, हार्ट अटैक के अलावा इसमें बहुत से जेनेटिकल कॉजेज़ भी होते हैं। हार्ट की अगर मसल्स की वीकनेस है, जिनको हम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, चैनलोपैथीज होती है, तो इस तरह के कई जेनेटिकल और कार्डियोमायोपैथी या हार्ट की वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ होती है, हार्ट की वॉल से संबंधित तकलीफ होती है, उनकी वजह से भी कई बार अरिदमियाज हो जाते हैं काफ़ी यंग एज पे, और वो अरिदमिया सडनली हार्ट को स्टॉप कर देते हैं। तो इस वजह से कार्डियक अरेस्ट होते हैं। और ये इसका भी मुख्य रीज़न बढ़ने का यही है, जो सेम रीज़न्स डॉक्टर राहुल ने बताए जो कि यंग लोगों में भी अभी बढ़ रहे हैं, वो मेनली हमारी डाइट और लाइफस्टाइल पे डिपेंड कर रहा है।
अच्छा, इसके अलावा अगर डॉक्टर राहुल बात की जाए तो क्या एक हेरिडिटी भी होती है कि अगर पेरेंट्स को कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो बच्चे को भी वो हो सकती है? ये आई थिंक आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। हेरिडिटरी डेफिनेटली और खासकर हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शायद हमारे 90% दर्शकों को ये बात पता भी नहीं हो, हार्ट अटैक और ये बुरा कोलेस्ट्रॉल का होना वेस्टर्न जो गोरे लोग होते हैं, कॉकेशियंस जिनको हम बोलते हैं, यूरोपियंस, नॉर्थ अमेरिकन में 10 साल पहले हो जाता है। अच्छा, जी हाँ, 10 साल पहले अगर हमारा एवरेज एज अगर हम उनकी 55-60 पकड़े तो हमारी लगभग 45-50 में होने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। तो यहाँ जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अगर आपके फादर को या मदर को या फिर उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को, चाचा जी को, ताऊ जी को इत्यादि है, तो आपके अंदर ये होने की चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा रहती हैं। उस केस में हम ये स्ट्रॉन्ग क्वेश्चनिंग करते हैं कि क्या आपके फादर वगैरह को एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास वगैरह हुआ था, और अगर हुआ था तो किस उम्र में हुआ था। तो हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, उनके स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब कुछ ब्लड टेस्ट इत्यादि से हम पता कर सकते हैं कि क्या इनको भी चांस हो रहा है, और फिर उसकी दवाइयाँ इत्यादि हम उस हिसाब से शुरू की जाए। पर ये मैंडेटरी नहीं है? मैंडेटरी नहीं है, पर जो रिस्क होता है, रिस्क प्रोफाइलिंग होती है, तो रिस्क इनके केस में थोड़ा सा हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए उसके अंदर हमें जो एक जैसे बोलते हैं ट्रीटमेंट भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट करना पड़ता है विज़ उन लोगों में जिनके अंदर रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा लो है। तो इनके अंदर थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट हमें करना पड़ता है। हाँ, बट मैंडेटरी नहीं है कि ऐसा हो। अच्छा सर, अरिदमिया का भी आप जिक्र कर रहे थे, ये क्या होता है? अरिदमिया जैसे मैंने बताया, हार्ट की रिदम की डिस्टरबेंस को हम अरिदमिया कहते हैं। हमारी जो हार्ट बीट है वो एक रेगुलर पैटर्न में ही हमेशा रहती है, ये रेगुलर होती है, और इसकी हार्ट रेट है वो भी एक रेंज में होती है। जैसे यूजुअली ऑन रेस्टिंग स्टेज हमारी हार्ट बीट है वो 60 to 100 पर मिनट रहती है। लेकिन अगर हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए, इरेगुलर हो जाए, एक्सरसाइज के समय, हाँ, जैसे एक्सरसाइज में तो नॉर्मली फिजियोलॉजिकली हार्ट रेट है वो 140-150 तक जा सकती है। लेकिन अगर हार्ट रेट है वो विदाउट एक्सरसाइज 200-180 तक चली जाए, बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाए, या हार्ट रेट है वो 50-40 से भी कम हो जाए, इन केसेस को हम अरिदमिया बोलते हैं। सर कुछ केसेस मैंने अभी देखे हैं जहाँ पर आपने कुछ वीडियोस भी देखे होंगे सर, बहुत वायरल हुए सोशल मीडिया पर भी, कि लोग बहुत डांस करते हुए, यानी कि जब बहुत एक्साइटिंग पोजीशन में वो थे तब उनको इस तरह की प्रॉब्लम हुई। ये अगेन दैट इज कार्डियक अरेस्ट ओनली। और जब हम ऐसे वीडियोस अभी काफ़ी कॉमन है कि आप देखते हैं कि जिम में या डांस में या किसी फंक्शन के दौरान और सडनली पेशेंट है वो गिर जाता है और उसके बाद में पेशेंट को सर्वाइव नहीं किया जा सकता है, तो इसको कार्डियक अरेस्ट ही हम बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट का जैसा मैंने बताया कि रीज़न है वो हार्ट अटैक हो सकता है और प्राइमरीली अरिदमिया भी हो सकता है। एक तो हार्ट अटैक की वजह से अरिदमिया होता है, या प्राइमरीली जो अदर डिसऑर्डर्स है, जैसा मैंने बताया वाल्व की दिक्कत है, कुछ कार्डियोमायोपैथीज है, या जेनेटिकली उनको ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो यंग एज में कई बार मैनिफेस्ट कर जाती है और उनको सडन अरिदमिया होके कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। सर एक बहुत छोटा सा प्रॉब्लम मानते हैं आजकल तो लोग कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, पर कभी कभी हम लोग इग्नोर कर दे रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। पर सर क्यों इसके लिए सतर्क रहना चाहिए और क्या फ्यूचर में आपको हार्म पहुंचा सकता है? अगेन मैं कहूँगा ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इंडियंस में, जैसे मैंने पहले कहा था कि 10 इयर्स पहले, उसमें से मल्टीपल स्टडीज़ आज की डेट में हमारे पास हैं कि अगर हम अपने को और फॉरेन की जेनेटिकल जो मेकअप है इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, जो गंदा कोलेस्ट्रॉल और अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको बोला जाता है, हमारे यहाँ पे ये थोड़ा सा जनता में ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग ऑयल थोड़ा सा ऑयल कंज्यूम ज़्यादा करते हैं। हमारी खान पान की जो वो है स्थिति वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज़ इत्यादि भी हमारा प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड सबसे बड़ी जो बात है जो मेजॉरिटी लोगों को पता नहीं है कि 2023 के लगभग नवंबर-दिसंबर में पहली बार समथिंग कॉल्ड एज लिपिड गाइडलाइंस, मतलब कोलेस्ट्रॉल की गाइडलाइंस फ्रेम हुई थी इंडिया के हार्ट एसोसिएशन से, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी बोलते हैं इंडियंस के लिए, और उसको अगर हम फॉलो करें तो लगभग 70 से 80% भारतीय लोगों का कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल्ड है ही नहीं। ये सैड है बट ये ट्रू है कि अगर हम उसको फॉलो करते हैं 1.5 साल पहले की गाइडलाइंस को, वो है ही नहीं। तो उसका तरीका यही होता है, और बहुत सारे तो लैब्स में भी रेफरेंस वैल्यू आजकल सही नहीं होती है अगर हम उसको फॉलो करें।
तो आइडियली हमें उसको फॉलो करना चाहिए, और अगर हमारी लैब वैल्यूज़ भी एक बार उसको नहीं है तो हमें डॉक्टर से के पास जाके उसका कंसल्टेशन लेना चाहिए। क्योंकि यही इसलिए मैंने कहा क्योंकि कोलेस्ट्रॉल शायद ऑलमोस्ट आपको 10 में से 8 या 7 लोग मिलेंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बट हम सीरियसली कभी लेते ही नहीं उसका रीजन है, देखिए सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्लो डिपॉजिट करता है। हाँ। ठीक है, जब आप मान लो 10-20 साल में आपका बढ़ा हुआ, 20 साल 25 साल में आपका बढ़ा हुआ, एक बार मैं मान भी लेता हूँ, तो वो 2-3 साल में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। वो स्लोली वो एक चिकनाई की तरह, ग्रीस की तरह, जैसे पाइप है, पाइप में वो धीरे धीरे बंद करना फर्स्ट डे तो नहीं करेगा, 2 साल में भी नहीं करेगा, 5-10 साल में आके फिर अपन बोलते हैं कि 35 साल में ये प्रॉब्लम हो गई, अटैक हो गई। अरे भाई, आपने 10 साल पहले जब प्रॉब्लम थी, पता आपको था, आपने कोई उसका प्रिकॉशन नहीं लिया, आप उसी तरह प्रिकॉशन ले लेते तो आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम में 35 साल में नहीं फंसते। बेसिकली है वही कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो आपने अगर वो सिल लिया होता कपड़ा सॉर्ट ऑफ 10 साल पहले, तो आप 35 साल में प्रॉब्लम में नहीं फंसते। तो यानी कि बहुत छोटे छोटे से अलार्म्स होते हैं जिन पर आपको नजर देना बहुत जरूरी होता है कि आप उनको अगर समय रहते ध्यान रखेंगे तो शायद आप एक हार्मफुल पोजीशन में पहुंचेंगे नहीं। इस पे हम लगातार आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, और हमारे साथ में सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर से लगातार डॉक्टर राहुल भी मौजूद है, डॉक्टर अंशुल भी मौजूद है। डॉक्टर अंशुल, सवाल मेरा अब आपसे रहेगा, क्या हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में डिफरेंस होता है और इनके ट्रीटमेंट में क्या कोई डिफरेंस होता है? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है, क्योंकि मैंने देखा है लेमैन को इन दोनों ही टर्मिनोलॉजी में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। वो ज़्यादातर हार्ट फेलियर को लेमैन ये समझता है कि अब तो हार्ट फेल ही हो गया, कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ है। हार्ट अटैक हम तब बोलते हैं जब हार्ट की कोई भी ब्लड वेसल, हार्ट के अंदर 3 ब्लड वेसल होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उनमें से कोई के अंदर एक्यूट ओक्लूजन आ जाए, अचानक से बंद हो जाए, और उसकी वजह से हार्ट की जो मांसपेशियां हैं उनको अब ब्लड नहीं मिल रहा है, तो वो डैमेज होना चालू हो जाती है, और उससे उसमें पेन होता है, और वो जब पेन होता है उसके साथ घबराहट होती है, पसीना आता है, उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। जबकि हार्ट फेलियर है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। हार्ट फेलियर है वो बेसिकली हार्ट की ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम नहीं है, वो हार्ट की मसल्स की, हार्ट की मांसपेशियों की प्रॉब्लम है। जब हार्ट की मांसपेशियाँ हैं वो या तो वीक होने लग जाए जिससे कि हार्ट की पंपिंग कम होने लग जाए, या हार्ट की मांसपेशियाँ कई बार स्टिफ हो जाती है और वो रिलैक्स नहीं कर पाती है। तो बेसिकली अगर हार्ट की पंपिंग में प्रॉब्लम हो रही है या हार्ट की फिलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे होता क्या है कि हार्ट है वो अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पाता शरीर में, और दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड प्रॉपर नहीं मिल पाता, और ये जो ब्लड है इसका बैक प्रेशर से लंग्स और लीवर और बाकी बॉडी पार्ट्स पे कंजेशन होने लगता है। तो इस कंडीशन को हम हार्ट फेलियर बोलते हैं, और इसके मुख्य सिम्टम ये होते हैं कि जैसे ब्लड ऑर्गन्स को नहीं मिल रहा तो थकान रहती है पेशेंट को, और लंग्स में कंजेशन होने की वजह से उसको सांस फूलना, थोड़ा सा चलने पे सांस फूलना, और कई बार रेस्ट पे भी सांस फूलना, वज़न बढ़ना, पेट पे स्वेलिंग, जैसे जैसे लीवर पे स्वेलिंग आती है तो उसको भूख कम लगना या पेट फूलना, इस तरह के उसको सिम्टम्स आते हैं। तो हार्ट फेलियर है वो एक ग्रेजुअल डिजीज है, ट्रीटेबल है, दोनों ही डिजीज है, वो कम्प्लीटली ट्रीटेबल है, दोनों डिफरेंट एंटाइटी है, और इनका डिफरेंस करना ज़रूरी है। सर, 2 टर्म्स हैं, एक साइलेंट अटैक, एक माइनर अटैक। दोनों सिचुएशन में ऐसा होता है कि ना सामने वाले को पता चल पाएगा कि इसे अभी हार्ट अटैक हुआ है, और ना खुद को पता चल पाता है। कई बार आपको हल्का सा दर्द भी फील होता है तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग गैस का दर्द मान लेते हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? बहुत अच्छा क्योंकि क्वेश्चन है, क्योंकि आधी रात में हमें दर्द हुआ, हमें घबराहट हुई, थोड़ा बहुत पसीना हो गया, तो हम इनो पी लेते हैं, एंटासिड की कोई गोली चबा लेते हैं, राइट। ये सब लोग की एक ये होता है। फिर हम उसको थोड़ा सा चहलकदमी कर ली, हमें थोड़ा बेटर फील हुआ, फिर हम सो गए, फिर हम हो सकता है नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास भी नहीं गए। ये हमारे पास बहुत कॉमन चीज़ होती है कि लोग बताते हैं कि ऐसा हुआ था, जब हम उनको क्वेश्चन मतलब डीपली क्वेश्चन करते हैं जाके। तो इसका जो आज के युग में, साइंटिफिक युग में बहुत ही कॉमन तरीका ये होता है कि पहले आप हॉस्पिटल जाओ, कहीं से भी छोटे से छोटे गांव कस्बे में भी ईसीजी बड़े आराम से मिल जाता है। अगर आपको वाकई में अटैक हो रहा होता है तो आप एक ईसीजी करवाएं, और वो आपके डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट जो भी हैं वो उसको देखेंगे,
एंड उसका एक जो हम थोड़ा टाइम के बाद आधे घंटे से 45 मिनट के बाद एक सेकेंड ईसीजी एडवाइस करते हैं, ताकि डायनेमिक चेंजेस हम बोलते हैं कि दोनों ईसीजी में कंपैरिजन करके देखते हैं क्या दोनों ईसीजी में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं कि क्या उसको हम टेक्निकली जो हमारे भाषा में बोला जाता है हार्ट अटैक को क्वालिफाई करता है, तो हम उस दिशा में ट्रीटमेंट करते हैं कि हाँ वो हार्ट अटैक है और उसको उस दिशा में ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। नॉट ओनली दैट, अगर आपका थोड़ा सा बड़ा सेंटर है तो कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जब हार्ट का डैमेज होता है तो वो ब्लड में निकल के आते हैं एंड उससे भी अर्ली पिकअप किया जा सकता है, जो ट्रोपोनिन्स वगैरह बोलते हैं कि अपने को वाकई में हार्ट अटैक हो रहा है और नहीं। और तीसरा ऑब्वियसली हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है जिसे 2D इको बोलते हैं। तो ये तीनों को जब अपन मिला लेते हैं, लगभग 99.9% केसेस में आप एक हार्ट अटैक को पकड़ा जा सकता है। मैसेज ये होना चाहिए कि आपको छोटा सा भी छोटा हो, ज़्यादा से फॉल्स अलार्म ही तो होगा अगर आप हॉस्पिटल चले जाओगे, हमें बचना नहीं चाहिए, फियर साइकोसिस नहीं क्रिएट होना चाहिए, डॉक्टर के पास जरूर जाएं और ये टेस्ट करा के नहीं, देखें। पर क्या दर्द के अलावा कोई घबराहट भी होती है? घबराहट होती है, पसीना आ सकता है, बेचैनी हो सकती है, कई बार आपको हल्का सा मतलब बेहोशी, आंख के सामने तारे आना, अंधेरा सा आना, मल्टीपल साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आप डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करके उनसे कंफर्मेशन उनको करने दीजिए, घर पे मत बैठे। अच्छा डॉक्टर अंशुल, क्योंकि सर जैसा भी बता रहे थे कि ऐसी सिचुएशन अगर होती है तो इंडियंस कभी कभी घरेलू उपचार में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो ऐसा क्या है कि हम तुरंत कर सकते हैं घर पे और ऐसा क्या है कि जो बिल्कुल नहीं करना है? देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहले तो लक्षण को पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोई भी पेन हो रहा है तो चेस्ट पेन है उसको गंभीरता से लेना चाहिए, जैसा सर ने बताया। दूसरी चीज़ है कि अगर उस पेशेंट को पहले से ही बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो ज़्यादा रिस्क हो जाती है कि ये हार्ट का पेन हो सकता है। उसके अलावा अगर उस दर्द के साथ में, जैसा सर ने बताया, भारीपन, पसीना, सांस में घुटन, लेफ्ट हैंड में अगर वो आ रहा है पेन, तो काफ़ी संभावना है कि हार्ट की दिक्कत हो सकती है। एक बार आप अगर इस चीज़ को थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं तो हम इसके अंदर ये एडवाइस करते हैं कि आप घर पे एक एस्प्रिन टेबलेट होती है 325 mg, उसको च्यू कर सकते हैं और उसको च्यू करके आप तुरंत जितनी जल्दी हो सके आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा इसके अंदर और कोई भी प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो घर पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये पेन कुछ और भी हो सकता है। आप इसको विदाउट कंफर्मेशन है वो ट्रीट नहीं कर सकते हैं। एस्प्रिन है वो ऐसी टेबलेट है जिसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है और अगर ये हार्ट अटैक है तो उसमें वो लाइफ सेविंग हो सकती है। तो एक एस्प्रिन टेबलेट को आप घर पे रख सकते हैं और जैसे लक्षण मैंने बताया, खास तौर पे उन पेशेंट में जिनको ऑलरेडी या तो हार्ट की तकलीफ है, स्टेंटिंग हो रखी है, या रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, उनको अगर इस तरह का पेन होता है तो वो एस्प्रिन च्यू कर सकते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण यही है कि तुरंत जितनी जल्दी हो सके नज़दीकी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम जाएं, ईसीजी कराएं, डॉक्टर से संपर्क करें। अच्छा, पर अगर कोई ऐसी स्टेज से गुजर चुका है, मान के चलिए किसी को एक बार हार्ट अटैक आ चुका है, जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे कि अर्ली स्टेज में भी आता है, तो क्या वो अपने बैक नॉर्मल लाइफस्टाइल में जा सकता है या फिर किसी चीज़ को लेकर रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी पर्सन को हार्ट अटैक हो गया है तो आप जो हार्ट फेलियर की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे, हार्ट फेलियर ऐसे नहीं हो जाता। वो मोस्ट लाइकली जो हार्ट की जो पंपिंग होती है, सो कॉल्ड एलवी डिसफंक्शन होता है, जिसमें पंप हार्ट का जो हृदय की जो पंपिंग है वो कितनी रिकवर कर गई, और वो कितनी रिकवर करेगी ये उस पर डिपेंड करता है कि आप हॉस्पिटल कितनी जल्दी पहुंचते हो। हम गोल्डन आवर वगैरह जो बोलते रहते हैं कि जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचते हो, जितनी जल्दी अच्छा, आप, ये भी कोई टेक्निकल वर्ड होता है गोल्डन आवर? हाँ, मैं उस पे आ रहा हूँ। तो जितनी जल्दी आप हार्ट अटैक के बाद हॉस्पिटल पहुंचे, जितनी जल्दी मान लो आपका जो रक्त, मैं मानता हूँ कि अटैक चल रहा है और आपकी धमनी 100% क्लोज्ड है, तो आप एक सर्टेन टाइम लिमिट में मान लो 2-1 घंटे के अंदर पहुंच गए और आपकी वो ब्लड सप्लाई चालू कर दी गई, तो जो आपका मसल डैमेज होने वाला था वो बच गया, और वो 4 से 6 हफ्ते के बीच में ये हो सकता है कि आपका पूरा नॉर्मल हो जाए, पूरा का पूरा नॉर्मल हो जाए। और कुछ दवाइयाँ आपको ज़रूर थोड़े टाइम तक खानी पड़ती हैं और हो सकता है एक आध दवा लाइफ लॉन्ग भी खाना पड़े।
बट आपकी लाइफ पूरी नॉर्मल पे आ सकती है और आप अपना हो सकता है एक्टिव स्पोर्ट्स जो होते हैं, कई बार लोग नॉर्मल बैडमिंटन और नॉर्मल अपना टेनिस ये सब खेल रहे होते हैं, बट हम बार बार क्यों, जैसे डॉक्टर अंशुल ने बताया, इस पे फोकस कर रहे हैं कि अपने को टाइम से पहुंचना चाहिए, बिकॉज वो जो टाइम से पहुंचेंगे तो वो जो गोल्डन आवर की मैं आपको बात कह रहा था कि गोल्डन आवर ये होता है कि यू रीच द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल, मतलब हॉस्पिटल आप जितनी जल्दी पहुंचोगे तो जो मसल होती है, कार्डियक मसल जो होती है, हार्ट की जो मसल होती है, उसको अपन परमानेंट डैमेज से बचा सकते हैं। उसको टेम्पररी डैमेज फॉर्म में ही जाएगा तो उसके बाद वो रिकवर भी उतनी अच्छी करेगी। जितना लेट आप पहुंचोगे, 1 दिन 2 दिन निकाल के आप पहुंचोगे, तो इट इज सॉर्ट ऑफ वैसे ही है कि एक आपकी फसल पीली पड़ने लग गई, आपने डैम का चलो एक पूरा पानी भी खोल दिया, वो फसल पीली से हरी नहीं हो सकती, वो उसमें कुछ कुछ डैमेज तो वो पहुंचेगा ही। इसके ऑपोजिट आप टाइम से पहुंच गए तो आपकी वो फसल मरेगी नहीं, वो तुरंत बढ़िया हो जाएगी। तो हार्ट के साथ भी सेम ही काम होता है। अच्छा सर, इस सिचुएशन में कभी कभी आंखों के आगे अंधेरा आना, चक्कर आना, क्या ये कॉमन है? हाँ, ये काफ़ी कॉमन सिम्टम है, आंखों के आगे अंधेरा आना, चक्कर आना, किसी किसी को धड़कन तेज़ होना, इसको हम सिनकपी बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो ये काफ़ी कॉमन सिम्टम है। इसके काफ़ी सारे कारण होते हैं, जिसमें से एक कारण जैसा मैंने पहले बताया अरिदमिया भी होता है कि हार्ट रेट है वो बहुत कम हो जाए या बहुत तेज़ हो जाए, या कई बार बीपी के फ्लक्चुएशन से भी ऐसा होता है कि आप ऐसी कोई दवाई ले रहे हैं जिससे बीपी कम हो रहा है, या आपको ऐसी कोई शरीर में तकलीफ़ है जिससे आपका बीपी फ्लक्चुएट होता है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें सबसे डेंजरस रीज़न है वो अरिदमिया है या हार्ट की कोई वाल्व की तकलीफ़ है। ये डेंजरस, जो हार्ट से रिलेटेड अगर सिनकोप हो रहा है तो वो डेंजरस है। बाकी तो बहुत ही बिनाइन चीज़ होती है जिसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जनरली जो आंखों के आगे अंधेरा आता है उसको हम वेसोवेगल सिनकपी कहते हैं, कि जैसे कभी कोई बुरी खबर सुन ली या काफ़ी देर खाली पेट हैं, फास्टिंग किया हुआ है, काफ़ी देर से लाइन में खड़े हैं और आप गिर गए, तो वो जनरली ट्रांजिएंटली टेम्परेली थोड़ा बीपी फ्लक्चुएशन से होता है। लेकिन अगर किसी को अरिदमियाज हो रहे हैं तो वो एक डेंजरस सिचुएशन है। अच्छा डॉक्टर राहुल, मैं चाहूँगी कि एक मैसेज आपकी तरफ से हो, जितने भी दर्शक अभी इस वक्त हमको देख रहे हैं। सो मेरी तरफ से मैसेज बेसिकली यही रहेगा कि डोंट मिस योर बीट। तो इसका मतलब समझें, इसका मतलब ये है कि हमें प्रोएक्टिव होना है। अब प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि जैसे आप अभी पूछ रहे थे कि अगर हमें दर्द हो तो क्या हम मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम घर पे ही कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। घर पे तो आपने जो कर लिया है सो कर लें, इसमें कोई भी कहीं भी नुकसान नहीं है कि आप एज फास्ट एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल हॉस्पिटल पहुँचें एंड ये सुनिश्चित करें कि अपने को कहीं ये अटैक तो नहीं है, और अगर है तो उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराएं ताकि आपको कोई परमानेंट डैमेज नहीं पहुंचे और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएं। और दूसरा ये है प्रोएक्टिव होने का प्रिवेंशन में अपन ये कर सकते हैं कि हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड खाएं, प्रॉपर एक्सरसाइज करें और डरे नहीं सोशल मीडिया से कि हमें अगर अगल बगल किसी को हो गया है तो हमको हो ही जाएगा। स्ट्रेस फ्री रहें, थोड़ा मस्त रहें, योगा प्राणायाम इत्यादि करें, आप खुश रहेंगे एंड सब आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा। अच्छा डॉक्टर अंशुल, वैसे तो आपने बहुत ब्रीफ जानकारी दी, पर एक क्विक मैसेज मैं आपकी तरफ से भी चाहती हूँ हमारे दर्शकों के लिए। ये समझने की ज़रूरत है कि जो ये हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं, हार्ट की बीमारी भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जीवन शैली से संबंधित बीमारी है। इट्स कम्प्लीटली ये लाइफस्टाइल डिजीज़, जैसे बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो ये सब आपके हाथ में है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करते हैं, डाइट इम्प्रूव करते हैं, एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल इन सब से अवॉइड करते हैं और स्ट्रेस को मैनेज करके रखते हैं, तो आप कंप्लीटली इन चीज़ों से बच सकते हैं। यानी कि आपका दिल खुश रहेगा तो आप खुद भी खुश रहेंगे, क्योंकि ये कई सारे मिथ भी होते हैं, लेकिन आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल के साथ में। सिर्फ थोड़ी सी आपको अलर्ट रहना होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर राहुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर अंशुल हमारे साथ में जुड़ने के लिए और लोगों को वाकई में बताने के लिए कि किस तरीके से आपको घर में रहकर ही एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ में ना सिर्फ अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं बल्कि अपनी पूरी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।